Hello everyone, this is Mayank Kothari and today we are going to start the last unit of Working Capital Management chapter. This is unit 6. इसमें सिर्फ एक ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और वो हम देखने वाले हैं जो आपके इंस्टीट्यूट के मटेरियल में कवर किया गया है, और भी आगे अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रहे तो मैं ज़रूर ऐड करूंगा। फिलहाल के लिए आप मान के चलिए कि ये पूरा का पूरा थ्योरी टॉपिक है और आखिरी में एक दो चीज़ें आएंगी जो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगी। सो मेन चीज़ हमारी रहेगी उस चीज़ पे फोकस करना जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन से रिलेटेड है। अच्छा, वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग करवाना का मतलब क्या होता है? बहुत ही सिंपल सी बात होती है। हम बैलेंस शीट में सिर्फ ध्यान दो करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटी पे। करंट असेट्स में रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसा लगता है, वर्क इन प्रोग्रेस में लेबर ओवरहेड्स के लिए पैसा लगता है। ये सारा पैसा आएगा कहाँ से? सर, माल खरीदोगे नहीं, बनाओगे नहीं तो बेचोगे कैसे? तो पैसा आएगा कैसे? सबसे पहले आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है बिजनेस करने के लिए, और ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको फाइनेंसिंग करवानी ज़रूरी होती है। इसी चीज़ को हम कहते हैं सर वर्किंग कैपिटल की फाइनेंसिंग करवाना, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला रीज़न इसके इम्पोर्टेंस का कि फाइनेंसिंग क्यों करवानी है वर्किंग कैपिटल की, कि अगर आप फाइनेंसिंग नहीं करवाओगे तो वर्किंग कैपिटल नहीं होगा, और वर्किंग कैपिटल नहीं होने की वजह से आपकी कंपनी का ऑपरेशन शुरू नहीं हो पाएगा। अगर आपकी कंपनी को वर्किंग कंडीशन में आपको रखना है तो यू नीड टू फॉलो दिस। अच्छा, सो ब्रीफली एक्सप्लेन द प्राइमरी स्टेप्स इन्वॉल्व इन द फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। दूसरा, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू बाइफर्केट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इनटू परमानेंट वर्किंग कैपिटल एंड टेम्पररी वर्किंग कैपिटल। अगर आपको याद होगा तो सबसे पहले यूनिट में हमने ये टॉपिक देखा था कि परमानेंट और टेम्पररी वर्किंग कैपिटल नाम की कोई चीज होती है। परमानेंट वर्किंग कैपिटल वो होता है जो साल भर हमें लगा रहता है, मतलब इतना तो कम से कम हमको रॉ मटेरियल लगेगा ही लगेगा, कैश का बैलेंस लगेगा ही लगेगा, डेटर्स में होना ही चाहिए, क्रेडिटर में होना ही चाहिए। उसके ऊपर कभी जैसे सीजन आता है और एकदम से माल बिकने लग जाता है, जैसे दिवालियों में पटाखे बहुत मतलब बिकते, तो वहां पे आपको आपका स्टॉक बढ़ाना पड़ता है। बट राउंड द ईयर भी पटाखे बिकते हैं क्योंकि शादियां होती है, फिर क्रिसमस आता है, न्यू ईयर आता है, तो उस टाइम पे उतनी डिमांड शायद ना हो जितनी डिमांड आपकी दिवाली के समय होती है। सो दिवाली के समय जब स्टॉक आप बढ़ा देते हो तो जो एक्स्ट्रा स्टॉक होता है उसको टेम्पररी वर्किंग कैपिटल आप कह सकते हो। सो दिस इज व्हाट इट इज। क्वेश्चन नंबर 4 and 6 ऑफ यूनिट 1 से लिंक्ड है ये पूरा का पूरा आपका टॉपिक। दूसरी चीज जो मैं डिस्कस कर रहा हूं वो ये है कि ब्रीफली एक्सप्लेन द प्राइमरी स्टेप्स इन्वॉल्व इन फाइनेंसिंग, ये लिख लेना थोड़ा सा, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल की अगर फाइनेंसिंग करवानी है यानी कि वर्किंग कैपिटल में जो पैसा लगने वाला है वो कहाँ से लाओगे? दो सोर्सेस है सर, एक तो होता है स्पॉन्टेनियस सोर्स, दूसरा होता है निगोशिएबल सोर्सेस। स्पॉन्टेनियस मतलब इंस्टेंट अवेलेबल, स्पॉन्टेनियस एट द स्पॉट अवेलेबल। ऐसे कौन से सोर्सेस है? रॉ मटेरियल जब आप खरीदते हो और तुरंत पेमेंट नहीं करते हो, इसका मतलब जब क्रेडिटर आपको क्रेडिट देता है ना रॉ मटेरियल के लिए, वो एक तरह का वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग है। बिना पैसे दिए आपको सामान मिल गया, एक तरह से फाइनेंसिंग हो गई। आई बात आपको समझ में? वर्किंग कैपिटल, डेटर्स को जब आप क्रेडिटर से जब आपको क्रेडिट मिलता है ना, उसको बोलते हैं spontaneous source of financing of working capital। ध्यान दो, spontaneous sources are those which naturally arise in the course of business operation। बिजनेस करते करते ही जब क्रेडिट हमको मिलने लग जाता है या हमारा पैसा थोड़ा टाइम तक हमारे पास ही पड़ा रहता है, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस सोर्सेस। एग्जाम्पल के तौर पे साल भर हमारे यहाँ पे, मान लो महीने भर हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयज काम करते हैं, लेकिन हम उनको अगले महीने या हो सकता है 2 महीने बाद पेमेंट करते हैं, तो जो उनको पैसा देना बनता था हमने नहीं दिया अभी, वो हो गया स्पॉन्टेनियस सोर्स। जैसे ट्रेड क्रेडिट, आप सामान खरीदते हो क्रेडिट पे, 30 दिन बाद पेमेंट करते हो, वो एक सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है। क्रेडिट फ्रॉम एम्प्लॉयज, आपने एम्प्लॉयज से ही उधार ले लिया, अपने ही नौकरों से, अपने ही एम्प्लॉयज से उधार ले लिया। क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर्स, आपको सप्लायर से क्रेडिट मिलता है, आर सम ऑफ द एग्जाम्पल विच आर कोटेड इन दिस रिस्पेक्ट एज अ स्पॉन्टेनियस सोर्स। दूसरा है निगोशिएबल सोर्स, नाम में ही लिखा है कि ये फाइनेंसिंग, ये पैसा, ये फंडिंग करवाने के पहले आपको निगोशिएट करना पड़ता है। जैसे बैंक से लोन लेना,
अब जब आप बैंक में लोन लेने जाते हो तो बैंक वाला आपके साथ बैठता है, बोलता है कितने टाइम के लिए चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कितना पैसा चाहिए, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, फिर आप निगोशिएट करते हो और फिर फाइनल जाके कुछ होता है। इक्विटी शेयर, लॉन्ग टर्म लोन, फंड, डिबेंचर, प्रेफरेंस, ये सारे कमर्शियल बैंक से वगैरह जो लोन लेते हो सारे निगोशिएबल सोर्सेस है जो बिजनेस करते करते नहीं उपलब्ध होते, आपको अलग से उसके लिए निगोशिएट करना पड़ता है, ट्रांजैक्शन करना पड़ता है। ऑन द अदर हैंड, द निगोशिएटेड सोर्सेज एज द नेम इम्प्लाइज आर दोज विच हैव टू बी स्पेसिफिकली निगोशिएटेड विथ लेंडर्स से कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जनरल पब्लिक एक्सेट्रा। जनरल पब्लिक से फाइनेंसिंग कौन सी अवेलेबल होती है? इक्विटी, इन्हीं से तो आता है। सो उसके बाद जब भी आप वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा अरेंज करने जाएंगे किसी भी सोर्स से, स्पॉन्टेनियस हो, निगोशिएबल हो, बैंक से लोन लेना हो या अपने ही ट्रेड क्रेडिट से, मतलब अपने ही सप्लायर से क्रेडिट लेना हो, कौन सी ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए? सबसे पहला फैक्टर है सर कॉस्ट, कि जहां से भी आप लेके आ रहे हो, जैसे कि लोन लेके आते हो तो आप क्या देखते हो कि इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज किया जा रहा है, तो ये है कॉस्ट फैक्टर। उसके बाद इम्पैक्ट ऑन क्रेडिट रेटिंग, हमारी क्रेडिट रेटिंग पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इतना लोन लेने का। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप बहुत ज़्यादा लोन लेते हो तो आपकी रेटिंग गिरते जाती है क्योंकि आपके पास अब उधारी बहुत पड़ी है, और ऐसे इंसान या ऐसी कंपनी की वैल्यू गिरती है जिसके ऊपर बहुत सारा कर्जा हो। फिजिबिलिटी, आप अगर चाहते हो, जैसे मैं मयंक कोठारी, अब मयंक कोठारी चाहता है कि मयंक कोठारी को स्टूडियो बनाना है बहुत बड़ा और उसके लिए 100 करोड़ रुपए लगने, क्या मयंक कोठारी इक्विटी शेयर इशू कर सकता है? नहीं कर सकता है। इट इज नॉट फिजिबल फॉर मी राइट नाउ। व्हाई? क्योंकि जो इक्विटी शेयर इशू करने के लिए रिक्वायरमेंट है वो मैं अभी पूरी नहीं कर सकता, कि लिमिटेड कंपनी हो, पब्लिक लिमिटेड हो, इतना शेयर कैपिटल हो एंड ऑल दैट। इसलिए ये फिजिबल नहीं है मेरे लिए, पॉसिबल नहीं है, मैं भले ही सोच रहा हूं उस फंडिंग के बारे में। रिलायबिलिटी, जहां से भी आप पैसा ले रहे हैं आप थोड़ा सा सोच समझ के लीजिए कि क्या सामने वाला पर्सन रिलायबल है जिससे पैसा ले रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने किसी गुंडे से या फिर आपने ऐसी जगह से पैसे लिए जो आपको बाद में बहुत परेशान करेगा, तो एक प्रॉब्लम वो होगी। रिस्ट्रिक्शन, लोन लेते समय ध्यान दे कि क्या क्या कंडीशंस आप पे डाली जा रही है, क्योंकि अगर आपने डिफॉल्ट किया या गलती से आपने पेमेंट नहीं किया तो हो सकता है कि आपका घर जो गिरवी पे रखा गया ये कंडीशन थी उठा लिया जाए मतलब आपको घर से निकाल देंगे, आपकी कार उठा के लेके चले जाएंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपने ध्यान देनी ज़रूरी है। ये सारे फैक्टर्स होते हैं जब भी आप कोई लोन लेने जाते हैं या फंडिंग करवाने जाते हैं। हेजिंग अप्रोच होती है। हेजिंग अप्रोच मतलब आप जनरली क्या करते हैं, आपको अगर मान लो मशीनरी खरीदनी है जो नॉर्मली 10 साल तक चलती है, तो आप क्या करोगे पता है, आप लोन भी उस मशीन को खरीदने के लिए जो लोन ले रहे हो उसका पीरियड भी 10 साल रखोगे। तो आप क्या कर रहे हो, जिस पर्पस के लिए लोन ले रहे हो उसको लोन के साथ मैच कर रहे हो कि मशीन 10 साल तक चलेगी, लोन भी 10 साल तक चलेगा, मशीन खत्म, लोन खत्म 10 साल बाद। हाउ विल यू क्लासिफाई द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ फाइनेंस? अब बहुत सारी ये जो चीजें हैं ये सारा आपने पढ़ना है, थ्योरी वाले टॉपिक से, ठीक है। सोर्सेस ऑफ फाइनेंस अपना सेकंड वाला चैप्टर भी इसी पे डिपेंडेंट है जो मैंने आपके लिए छोड़ा है। सो स्पॉन्टेनियस सोर्सेस ऑफ फाइनेंस मैंने आपको बताया, इसके बारे में देखेंगे कि ट्रेड क्रेडिट, एम्प्लॉयज से क्रेडिट लेना, सप्लायर से क्रेडिट लेना, इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर जो हम ऑपरेशन से प्रॉफिट कमाते हैं साल भर बिजनेस करके वो, पब्लिक से डिपॉजिट लेना, बिल डिस्काउंटिंग करवाना, रीडिस्काउंटिंग स्कीम में हिस्सा लेना, फैक्टरिंग करवाना, ये सारे सोर्सेस है जिससे आप फाइनेंसिंग करवा सकते हो वर्किंग कैपिटल की। अब सबसे पहला शुरू करते हैं, मैं बता रहा हूं आगे के सारे क्वेश्चन अब इन्हीं 8 टॉपिक्स पे इंक्लूडेड है, आखिरी के 2-3 छोड़ के। सबसे पहले सर स्पॉन्टेनियस सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। स्पॉन्टेनियस सोर्सेस में क्या आता है सर, ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट, अब मेरे को ये पढ़ने की जरूरत है क्या कि जब आप माल खरीदोगे 30 दिन के लिए क्रेडिट मिलता है, तो जो आपको उधार मिला है वो एक तरह से फाइनेंसिंग हो गई। यही सब चीजें इसके अंदर में लिखी हुई है। ट्रेड क्रेडिट के बाद में सर बिल्स पेबल,
कई बार क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी, रेंट साल महीने महीने भर तक आप इस्तेमाल कर लेते हो, लेकिन पेमेंट आप बाद में करते हो। तो ये जब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, ये आपने फाइनेंसिंग करवा ली। आज मैं इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता हूँ तो क्या आज के आज पेमेंट करना पड़ता है क्या? नहीं। तो आज इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करने की मैंने फाइनेंसिंग करवा ली है, जो मैं 1 महीने बाद पेमेंट करूँगा। एक्रूड एक्सपेंसेस हो गए। उसके बाद में इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड डिपॉजिट की बात करते हैं। सर इंटर कॉर्पोरेट लोन क्या होता है मैं बताता हूँ, ध्यान दो, बहुत ही अच्छे से ध्यान दो। आईसीआईसीआई बैंक का हेड ऑफिस है, ठीक है। अब नागपुर में उसकी ब्रांच है, या आप ऐसे मत पकड़ो, दूसरा बताता हूँ। मयंक कोठारी ने 2 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करके रखा है। एक है कॉन्फ्रेंसर.इन मतलब प्राइवेट लिमिटेड, और दूसरी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। अब क्या हुआ ना सर, इत्तेफाक से 2018-19 जब खत्म हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकाला गया, पता चला सर कॉन्फ्रेंसर.इन के पास में 1 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा सरप्लस पड़ा हुआ है, कैश ऐसी पड़ी हुई है, ज़्यादा कुछ उनके पास में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है। और उसी समय एबीसी लिमिटेड में, जो मेरी दूसरी कंपनी थी, वहाँ पे उनको इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए, मतलब कहीं और इन्वेस्टमेंट करना होगा तो उसके लिए पैसा चाहिए, कोई फैक्ट्री वैक्ट्री ओपन करनी होगी। तो ऐसे टाइम पे मैं क्या करूँगा, इस कंपनी से पैसा इधर डाइवर्ट करूँगा। उससे क्या होगा, इस कंपनी को फ़ायदा होगा कि ये कुछ इंटरेस्ट कमा लेगी जो ऐसे ही कैश पड़ी हुई थी। इस कंपनी को फ़ायदा होगा कि जो उसको पैसों की ज़रूरत थी कम कॉस्ट पे इसको मिल जाएगा। तो दोनों कंपनी का मैंने फायदा करा के दिया। ये हो गया इंटर कॉर्पोरेट लोन और डिपॉजिट। ब्रीफली एक्सप्लेन द कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर एक तरह का शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होता है। मैं मार्केट में जैसे इक्विटी शेयर्स इशू करता हूं, वो लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। और अगर आप इक्विटी शेयर खरीदते हैं तो आप इक्विटी शेयर होल्डर बन जाते हैं। वैसे ही जब मैंने कमर्शियल पेपर इशू किया तो कमर्शियल पेपर की मेच्योरिटी पता है 7 दिन कम से कम होनी चाहिए और 1 साल मैक्सिमम होनी चाहिए। मतलब कमर्शियल पेपर आप 1 साल के ऊपर की मेच्योरिटी के लिए इशू कर ही नहीं सकते। प्लस इक्विटी शेयर तो 50 रुपए, 100 रुपए, 500, 1000 रुपए कितने में भी आ सकता है, लेकिन कमर्शियल पेपर कम से कम 5 लाख रुपए का एक बेचना पड़ता है, एंड मल्टीपल 5 लाख, 10 लाख, 15, 20, ऐसे 16-17 लाख का कमर्शियल पेपर नहीं आता सर, ठीक है। तो ये कमर्शियल पेपर की जानकारी है कि मतलब अगर छोटे टाइम के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए अगर आपको पैसा रेज करना है तो इक्विटी शेयर तो रेज नहीं करोगे। डिबेंचर, बैंक के लोन, ये सब भी 2-2, 5-5 साल, 10-10 साल के लिए होते हैं। 8 महीने के लिए अगर लोन लेना है आपने, उसको शॉर्ट टर्म लोन कहते हैं। तो कमर्शियल पेपर बहुत ही अच्छा तरीका है आपके लिए, बट इसकी कंडीशंस होती है कि मिनिमम 5 लाख का होना चाहिए। उसके बाद में पब्लिक डिपॉजिट, बिल डिस्काउंटिंग, बिल रीडिस्काउंटिंग, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, एक एक 2-2 लाइन के हैं। फैक्टरिंग, पूरा का पूरा फैक्टरिंग हमने देखा है कि क्या होता है कि मैं मेरे बिल्स रिसीवेबल किसी और को बेचता हूँ फैक्टर्स को, तो वो मुझे एडवांस दे देता है। जब वो मुझे एडवांस देता है तो ये एक तरह से क्या हुई सर, फाइनेंसिंग ही हुई है। इसी पैसों का मैं इस्तेमाल करता हूँ बाद में। मेंशन द डिफरेंस बिटवीन फैक्टरिंग एंड बिल्स रिसीवेबल, बिल डिस्काउंटिंग, ये डिफरेंस आप यहाँ पे देख लेना। फैक्टरिंग में क्या होता है, रिसीवेबल्स पूरे उठा के बेच देते हो, और जबकि बिल डिस्काउंटिंग में क्या होता है कि इनवॉइसेस की आप डिस्काउंटिंग कराते हो तो उसमें आपको खर्चा लगता है। तो बैंक से जनरली आप बिल डिस्काउंटिंग करवाते हो। डिस्काउंटिंग की जो प्रोसीजर होती है बैंक से होती है, फैक्टरिंग की जो प्रोसीजर होती है दूसरे लोगों से होती है। हाँ, अब थोड़ा सा ध्यान देना। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 16 तक हम थोड़ा सा सीरियस होंगे। छोटे छोटे पार्ट थे वो खत्म हुए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ बैंक्स इन इंडिया। हिंदुस्तान में बैंकों का रोल क्या है इन द सप्लाई ऑफ वर्किंग कैपिटल क्रेडिट टू एनी बिजनेस एक्टिविटी। ऑल्सो राइट अ नोट ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑन वर्किंग कैपिटल फाइनेंस बाय बैंक्स। अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, बैंक का रोल बताना है आपको कि इंडिया में क्या है, किसके हिसाब से, मतलब क्या चीज ध्यान में रखते हुए, इन द सप्लाई ऑफ वर्किंग कैपिटल क्रेडिट टू एनी बिजनेस एक्टिविटी। किसी भी बिजनेस को, किसी भी बिजनेस एक्टिविटी में जब भी वर्किंग कैपिटल के लिए लोन लेने के लिए लोग आते हैं बैंकों के पास में, तो बैंकों का काम क्या है, बैंकों का रोल क्या है। जब भी आप किसी भी बैंक में वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा लेने जाएंगे तब बैंकों ने क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। पहला, थोड़ा सा डिटेल में, बैंक्स इन इंडिया टुडे कंस्टिट्यूट द मेजर सप्लायर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल क्रेडिट टू एनी बिजनेस एक्टिविटी।
आपको लगता भी होगा ना यार, किसी भी जितने भी बिजनेस एक्टिविटीज इंडिया में चलती होगी, जितने भी कंपनीज होगी, उनको जब वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है तो उसमें से मैक्सिमम लोग कहाँ जाते हैं? बैंक्स के पास में जाते हैं। कभी आपको जरूरत है तो मैं भी दे सकता हूँ, तो ये बैंक के बाहर की चीज होगी, लेकिन मैक्सिमम लोग कहाँ जाते हैं? बैंक्स। रिसेंटली सम टर्म लेंडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, टर्म लेंडिंग मतलब कुछ टाइम के लिए जो लेंड करते हैं, टर्म यानी 2 साल, 3 साल, 6 महीने, 8 महीने, उस टाइम पीरियड के लिए जब लोन दिया जाता है, तो कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैव आल्सो अनाउंस्ड द स्कीम्स ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग। कुछ कुछ इंस्टीट्यूट्स जो बैंक नहीं है, उन्होंने भी ये सब चीजें चालू की है कि वर्किंग कैपिटल के लिए वो पैसा देने लग गए हैं। द टू कमिटीज, अब 2 कमिटी सेटअप की गई थी, टंडन कमिटी एंड छोरे कमिटी। अब ये चोरे है, कोर है, छोरे ही होगा, नहीं मतलब चोरे कमिटी होगा, चोर साले। हैव इवॉल्व्ड डेफिनेट गाइडलाइंस एंड पैरामीटर्स, हम टंडन कमिटी की बात करेंगे, इन वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग विच हैव लेड द फाउंडेशंस फॉर डेवलपमेंट एंड इनोवेशन इन द बैंक। नाउ इंस्ट्रक्शन, अब ये चीज ना आप एक बार थ्योरी है पूरा पढ़ लेना, इसमें आज सच आपको आगे का कुछ काम करनी है। इंस्ट्रक्शंस ऑन वर्किंग कैपिटल फाइनेंस बाय बैंक, जब बैंकों को वर्किंग कैपिटल फाइनेंस करवाना होता है, देना होता है उसके लिए पैसा, तो बैंकों के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस इशू किए गए कि बैंकों ने क्या क्या चीजें कंसिडर करनी चाहिए, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये छोड़ो और अब इस बात पे आओ। व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स इन विच बैंक क्रेडिट में बी एक्सटेंडेड। बैंक से अगर आपको क्रेडिट चाहिए होगा तो क्या क्या तरीके हैं? जैसे एक तो क्रेडिट कार्ड होता है, याद है आपको? क्रेडिट कार्ड भी तो एक तरह से फाइनेंसिंग है शॉर्ट टर्म। वैसे ही एक होता है सीसी लिमिट, एक होता है बैंक ओडी, बिल डिस्काउंटिंग, बिल्स एक्सेप्टेंस, उसके बाद में लाइन ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट और बैंक गारंटी। छोटे छोटे टर्म है, इजीली समझ सकते हैं हम उसको, एक एक 2-2 लाइन के हैं, एक बार आप पढ़ना जरूर। अब यहाँ से मैं सर ध्यान दो, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए आपको फॉर्मूले आएंगे। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस, टंडन कमिटी ऑल्सो मेंशन द रिकमेंडेशंस गिवन बाय द कमिटी। अब ये जो टंडन कमेटी बिठाई गई थी, इसमें ये डिसाइड किया गया था कि कोई भी अगर बैंकों के पास में आता है, ये बैंक की तरफ से बिठाया गया कमेटी था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया था? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेटअप की थी, 1974 की बात है, कि एक ग्रुप सेटअप किया था मिस्टर पीएल टंडन के तहत में, जो चेयरमैन थे, और इस कमेटी को कहा जाता है द टंडन कमेटी। रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी आर मेंशन्ड बिलो। क्या रिकमेंडेशंस थी कि कोई भी अगर बिजनेस वाला हमारे पास में, यानी किसी भी बैंक के पास में आता है लोन लेने के लिए वर्किंग कैपिटल, तो क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए बैंकों ने, कितना लोन देना चाहिए वर्किंग कैपिटल के लिए। इट इज कॉल्ड एज मैक्सिमम परमिसिबल, ज्यादा से ज्यादा परमिट कितना वर्किंग कैपिटल, मैक्सिमम परमिसिबल वर्किंग कैपिटल। सो मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस बोल सकते हो आप उसको। सो मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस में क्या होता है? दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट जो कम बैंक आपको फाइनेंस कर रही है, पैसा दे रही है, इससे ऊपर पैसा नहीं देगी उस चीज के लिए। नाउ अ प्रॉपर फंड डिसिप्लिन हैज टू बी ऑब्जर्व्ड बाय द बोरोवर्स। जो भी पैसा लेने आएगा, लोन लेने आएगा, उसको कहा जाता है बोरोवर्स। उन्होंने प्रॉपर डिसिप्लिन, फंड डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बैंक बताएगी उसके हिसाब से ही पैसों का इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बैंक आपको लोन दे दे रही है और आप किसी और पर्पस के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हो। दे शुड सप्लाई टू द बैंकर। उन्होंने, बोरोवर्स ने, जितने भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने की रिक्वायरमेंट है, सबमिट करने चाहिए। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ऑपरेशनल प्लान्स वेल इन एडवांस। अब क्या होता है, अगर आपको, मैं बिजनेस वाला हूं, आप बैंक हो, मैं आपके पास आता हूं सर, मैं आपके पास में आता हूं और मैं बोलता हूं कि मेरे को वर्किंग कैपिटल के लिए लोन चाहिए। आप मेरे को बोलोगे कि आपका जो भी बिजनेस प्लान है, मेरा जो भी बिजनेस प्लान है, वो मैं पहले सबमिट करूं आपको। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में ये सब चीजें आती है। तो मैं मेरा पूरा बिजनेस प्लान आपको सबमिट करूंगा और उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि देखो इतना इतना मेरे को लोन चाहिए। द बैंकर मतलब अब आप, जो भी मैंने प्लान दिया है, जो भी आपके पास में लोन मांगने आया है, उसकी पूरी तहकीकात करवाओगे कि कितना सही है ये सारे डॉक्यूमेंट्स, और ये सामने वाला बंदा कहीं फ्रॉड करने के लिए तो पैसे नहीं मांग रहा। विजय माल्या हो गया या फिर ये सब नीरव मोदी हो गया, इन लोगों ने बैंकों से लोन ले लिया और उड़ गए। द बैंकर मस्ट कैरी आउट अ रियलिस्टिक अप्रेजल ऑफ सच प्लान्स।
द मेन फंक्शन ऑफ द बैंकर एज अ लेंडर, बैंकर ही लेंडर है, देनदार है बैंकर, इज टू सप्लीमेंट द बोरोवर्स रिसोर्सेज टू कैरी ऑन एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ करंट असेट्स। ठीक है, इसके दो इम्प्लीकेशंस क्या पड़ते हैं? करंट असेट्स मस्ट बी रीजनेबल। जो भी वर्किंग कैपिटल के लिए मैं फाइनेंसिंग करने के लिए आया हूँ, उस वर्किंग कैपिटल में मैं अनाप शनाप कुछ भी नहीं डालना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ भी अमाउंट बढ़ाने के लिए करंट असेट आप बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए। कैश की रिक्वायरमेंट आपके यहाँ पे सिर्फ 25,000 की होनी चाहिए, आपने 2-2.5 लाख 3 लाख की डाल दी, वो गलत है। तो रीजनेबल करंट असेट्स का बैलेंस आपने दिखाना है। अ पार्ट ऑफ द फंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई बैंक के पास में लोन लेने जाएगा, मान लो कि लोन लेने वर्किंग कैपिटल करंट असेट्स लेट से 15 लाख के है, करंट लाइबिलिटी लेट से 10 लाख की है, तो आपको वर्किंग कैपिटल की कितनी जरूरत है? 5 लाख की। अब बैंक जा रहे हो 5 लाख का लोन लेने के लिए, बैंक क्या बोलती है पता है? इसमें से कुछ परसेंटेज, जनरली 25% होता है लोन, इसमें से कुछ 25% तक का हिस्सा आप लॉन्ग टर्म फंड से फाइनेंस करवाओ। हमसे जो ले रहे हो शॉर्ट टर्म फंड से। अ पार्ट ऑफ द फंड्स रिक्वायरमेंट फॉर कैरिंग आउट करंट असेट मस्ट बी फाइनेंस्ड फ्रॉम लॉन्ग टर्म फंड्स। जो भी रिक्वायरमेंट है आपकी, जैसे कि 5 लाख रुपए जो करंट असेट्स को कैरी करने के लिए, उसका कुछ हिस्सा, 5 लाख का कुछ हिस्सा लॉन्ग टर्म फंड से, जैसे कि इक्विटी शेयर, लॉन्ग टर्म लोन्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर, इनका पैसे से, इस पैसे से, इक्विटी, डिबेंचर, प्रेफरेंस, इस पैसे, यानी कि ये हो गया लॉन्ग टर्म फंड्स, इस पैसे से आपने कुछ हिस्सा करंट असेट्स का खरीदना है। सो 5 लाख का 25% होता है 1.25 लैक्स। बाकी का जो पोर्शन है वो आपको बैंक दे देगी। द बैंक शुड नो द एंड यूज ऑफ बैंक क्रेडिट सो दैट इट इज यूज्ड ओनली फॉर द पर्पजेस फॉर विच इट वाज मेड अवेलेबल। बैंकों को पता होना चाहिए कि आप जो लोन लेके जा रहे हो किस पर्पस के लिए लोन लेके जा रहे हो। कहीं आप किसी और पर्पस के लिए तो इसे इस्तेमाल नहीं करोगे। आपने वर्किंग कैपिटल 5 लाख का दिखा दिया, बैंक से आपने 3.5 लाख का लोन ले लिया इसी के यही सब दिखा के, और 3.5 लाख के लोन लेने के बाद में आप चले गए एम्स्टरडेम घूमने के लिए उसी पैसों से। ऐसा नहीं होना चाहिए सर। द बैंक शुड फॉलो इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल नॉर्म्स। इन्वेंट्री नॉर्म्स क्या होते हैं? रिसीवेबल नॉर्म्स क्या होते हैं? कुछ नॉर्म्स है जिसमें कि जैसे कि करंट असेट्स बाय करंट लाइबिलिटी का रेशो होना चाहिए 2:1 का। ये रेशो क्विक एसेट रेशो 1:1 का होना चाहिए। ये रेशो सारे फॉलो हो रहे क्या, जो मैंने प्रोजेक्ट की रिपोर्ट सबमिट की है? अगर फॉलो हो रहे तो ही मेरे को लोन मिलेगा, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगा। इट हैज सजेस्टेड इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल नॉर्म्स फॉर 15 मेजर इंडस्ट्रीज। ठीक है, अपने काम का नहीं है वो इतना। अब ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 14 आपको मेथड बताएगा कैसे कैलकुलेट करना है कि मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस कितना होना चाहिए। मतलब बैंक ने मैक्सिमम कितना फाइनेंस करना चाहिए किसी भी रिक्वायरमेंट के लिए, वो आपको यहाँ पे देंगे। टंडन कमेटी के हिसाब से 3 अलग अलग मेथड बताई गई है मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे बहुत ही सही है, सिंपल है और मैं समझा रहा हूँ, इतना कोई भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें टॉपिक। पहली मेथड, एग्जाम्पल के तौर पे सर पहले तो हम लेके चलते हैं कि हमारे करंट असेट्स लेट से 50 लाख के है, करंट लाइबिलिटीज लेट से 30 लाख की है। ठीक है, तो पहली मेथड क्या बोलती है? करंट असेट्स ले लो 50 के, करंट लाइबिलिटीज माइनस कर दो 30 की, यानी कि अब जो वर्किंग कैपिटल बच रहा है 20 लाख का, उसका बैंक 75% आपको फाइनेंसिंग करवा देगी। बाकी तो आपको लाना पड़ेगा सर, क्योंकि बाकी आप लॉन्ग टर्म फंड्स जो है, या फिर आप ऐसा करो उसको, इसमें से 25% आपको लॉन्ग टर्म फंड से पैसा लाना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म फंड्स यूज करो 25% का, तो 5 लाख होता है। बाकी का 15 लाख इज मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। और फर्स्ट मेथड को आपको लिखना है तो आप इस तरह से फॉर्मूला बना सकते हो उसका, कि बैंक कितना देगी? 75% ऑफ करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। सो 75% ऑफ 50 माइनस 30 इज नथिंग बट 15 लाख। खत्म, फॉर्मूला बन गया। ऐसे लो ऐसे लो। देखो पहली मेथड,
फर्स्ट मेथड, टोटल करंट असेट्स ले लो आप सर 50 लाख के, उसके बाद करंट लाइबिलिटीज आप माइनस कर लो सर 30 लाख की, तो वर्किंग कैपिटल का गैप आ गया 20 लाख का। उसमें से 25% यानी कि 5 लाख रुपए आप लॉन्ग टर्म फंड से लेके आओ, और बाकी का मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस हो जाएगा 15 लाख का। ठीक है, पहली मेथड। दूसरी मेथड क्या बोलती है पता है, सेम टू सेम ऐसी, लेकिन ये जो आप 25% वर्किंग कैपिटल गैप का ले रहे हो, ये ना लेते हुए आप सीधा सीधा करंट असेट्स का लो। तो उसमें क्या होगा, कैसा होना चाहिए सोचो। यहाँ पे मैं लेता हूँ, अब अगर हम वैसा ले तो करंट असेट्स, करंट लाइबिलिटीज, वर्किंग कैपिटल गैप 25% और MPBF आ रहा था। लेकिन अब क्या आएगा, करंट असेट्स लेस 25%, तो 50 लाख का 25% होता है कुछ 12.5 लाख रुपए। तो ये हो गया 37.5 का करंट असेट्स, अभी भी करंट असेट्स है। इसमें से करंट लाइबिलिटीज माइनस कर दो, वो कितनी थी आपकी 30 लाख की। तो अब ये हो गया सर आपका 7,50,000 मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। आओ सर दूसरी कंडीशन देखते हैं। यहाँ पे पहला क्या बोल रहा हूँ, करंट असेट रिक्वायर्ड, करंट असेट रिक्वायर्ड इज सर 50 लाख, उसमें से 25% आप लॉन्ग टर्म फंड से निकाल लो। पिछले वाले मेथड में वर्किंग कैपिटल का 25% ले रहे थे, जिसमें करंट असेट का भी 25 आ रहा था, करंट लाइबिलिटी का भी 25 आ रहा था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ करंट असेट्स का 25 ले रहे हो। तो ये हो गया 12.5 लाख। अब आ गया 37.5 लाख यानी 37.50 लैक्स, और करंट लाइबिलिटीज 30 लाख की माइनस कर दी, तो अब आपके पास में 7.5 लैक्स की आपको फाइनेंसिंग हो रही है। पिछली बार 15 लाख की हो रही थी, जो सीधा उठा के आधा हो गया अब, यानी कि सेकंड मेथड में और कम फाइनेंसिंग हो रही है, इससे ज्यादा आपको नहीं मिलने वाला। अच्छा, तीसरी मेथड जो बोलती है, तीसरी मेथड क्या बोलती है, ध्यान दो। तीसरी मेथड बोलती है कि करंट असेट्स लो 50 लाख के, इसमें से आप माइनस करोगे कोर करंट असेट्स, जिसको कहा जाएगा CCA। कोर करंट असेट्स क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगा। सो मान के चलो कि सर आपके कोर करंट असेट्स है तो कुछ 10 लाख के, तो अब आपके जो आया उसको बोलते हैं सॉफ्ट करंट असेट्स, ये हो गया 40 का। इसमें से करंट लाइबिलिटी माइनस करो 30 की, तो बचा कितना 10। ठीक है, अबे नहीं, इसमें से शायद 25% इसी का जा रहा है, हाँ सॉरी, ये 40 हो गया। अब इसका 25% लॉन्ग टर्म फंड से निकालेंगे। जो सेकंड मेथड है ना, ये वैसी है, सिर्फ कोर करंट असेट्स माइनस हो रहा है, और अभी भी जो 25% माइनस हो रहा है वो करंट असेट्स का ही हो रहा है। तो 25% हो गया 10, यानी कि अब आपका, आप एक काम करो, थोड़ा सा फिगर बदल दो, क्योंकि ना आंसर 0 आ रहा है, क्योंकि ये मैंने मन से फिगर ली हुई थी। ये बदल दो। सो लेट्स से कि 5 लाख का कोर करंट असेट्स है, यहाँ हो गए 45, तो सॉफ्ट करंट असेट्स कितना 45, तो आप 45 का 25% खुद अरेंज करो 11.25 लाख। तो अब आपके पास में जो बैलेंस बचता है वो कुछ इस तरह से 33.75 लैक्स। इसमें से करंट लाइबिलिटी माइनस कर दो 30 लाख की, तो आपको जो मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस है वो है 3.75 लाख का। ध्यान अगर दोगे तो हर मेथड में आपकी MPBF मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस गिरती जा रही है। एक सेकंड होल्ड करना। तो हर एक इसमें आपका मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस गिरता जा रहा है। ठीक है, अब क्या है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है हमारे थर्ड मेथड में, पूरा नहीं आया। तो सबसे पहले मैंने करंट असेट्स लिया, यहाँ पे जो हमारे पास दिया हुआ है वो है 50 लाख, इसमें से 5 लाख का कोर करंट असेट्स माइनस कर दिया, तो कितना आया सर 45 लाख। ठीक है, इसके बाद यहाँ आते, ये मैंने ले लिया 45 लाख, इसमें से 25% में माइनस कर दूंगा, तो 25% कितना आ रहा था सर 11.25 लाख। अब फिर मैं करंट लाइबिलिटीज भी माइनस कर दूंगा, वो है 30 लाख की। अगर करंट लाइबिलिटी भी माइनस करते हो आप
तो 30 लाख की करंट लाइबिलिटीज़ माइनस कर दो। अब जो बैलेंस बचा वो 3.75 लाख का आएगा आंसर। तो मैं आपको ये तीसरा वाला अलग से फॉर्मूला लिखा देता हूँ, बाकी तो बुक में है, और आपको मैं लेटेस्ट अपडेटेड मॉड्यूल भी दे दूंगा बुक का, जिसमें ये चीज़ मैं ठीक कर दूंगा। तो तीनों फॉर्मूले में लिखा रहा हूँ। फर्स्ट मेथड, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस इज इक्वल टू 75% of current assets minus current liabilities. Second method of maximum permissible bank finance is 75% of करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहले 75% दोनों का हो रहा था, अब सिर्फ 75% करंट असेट्स का हो रहा है। और थर्ड मेथड अगर आप देखोगे मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस, तो 75% ऑफ करंट असेट्स माइनस कोर करंट असेट्स, ठीक है, माइनस करंट लाइबिलिटी। 50 माइनस 45, सॉरी 50 माइनस 5 इंटू 75% माइनस 30। तो ये है आपके बस फॉर्मूले। इतना टेबल वेबल फॉर्मूला वो लिखो मत, ये सिर्फ 3 अच्छे से आपने अगर लिख लिए फॉर्मूले तो आपका कहानी ख़त्म। ये 3 मेथड सजेस्ट की गई थी टंडन कमेटी में, बहुत ही सिंपल सी मेथड। 75% ऑफ करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, 75% ऑफ करंट असेट्स स्पेस पॉज देके माइनस करंट लाइबिलिटीज, एंड देन 75% ऑफ कोर करंट असेट्स माइनस करंट असेट्स माइनस कोर करंट असेट्स करंट लाइबिलिटीज। अब इसी पे एक क्वेश्चन है आगे में, वो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और फिर कहानी खत्म। यही कोर करंट असेट्स क्या, अच्छा कोर करंट असेट्स क्या होता है ये मैंने बताया नहीं आपको। अच्छा कोर करंट असेट्स क्या होते हैं बताऊं, आपके टोटल करंट असेट्स है। अब ये करंट असेट्स में थोड़ा बहुत कम भी हो जाए ना तो आपके ऑपरेशन पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जो 50 लाख के, लेकिन 50 लाख में बहुत सारा हिस्सा ऐसा होता है जो आपकी कंपनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कोर का मतलब होता है मेन चीज। तो उसमें से पूरे करंट असेट्स, आप देखो करंट असेट्स में क्या आता है, रॉ मटेरियल आता है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे तो करंट असेट्स के अंदर में रॉ मटेरियल आता है, WIP आता है, फिनिश गुड्स आता है, डेटर्स आता है, और प्रीपेड एक्सपेंसेस वगैरह आता है। आई बात समझ में। इसमें से कोर हिस्सा कौन सा है पता है आपको, रॉ मटेरियल होना ज़रूरी है, WIP, फिनिश गुड्स, ये सारा कोर हिस्सा है। एक बार का डेटर नहीं रहा तो भी ऑपरेशन चलते रहेंगे, डेटर नए बनाए जा सकते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं रहा तो भी चलता। तो कोर करंट असेट्स कौन सा है, मेन चीज है ये वाला। आई क्या बात समझ में। कोर करंट असेट्स आर परमानेंट कंपोनेंट ऑफ द करंट असेट्स विच आर रिक्वायर्ड थ्रू आउट द ईयर। साल भर जरूरी है। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या साल भर जरूरी है। द टर्म कोर करंट असेट्स वॉज फ्रेम्ड बाय द टंडन कमेटी। छोड़ दो किसने क्या किया। समटाइम्स कोर करंट असेट्स आर ऑल्सो रेफर टू एज हार्ड कोर वर्किंग कैपिटल। These assets are not liquid, and so when companies are in need of money, they initially sell off non-core assets. जब कंपनी को पैसों की जरूरत होती है तो कंपनी सबसे पहले किसको बेचेगी, क्या कोर करंट असेट्स को बेचेगी जिससे ऑपरेशन रुक जाते हैं? नहीं सर, कंपनी बेचती है नॉन कोर असेट्स को, डेटर्स को, प्रीपेड एक्सपेंसेस को। देखा नहीं फैक्टरिंग में डेटर्स को बेच दिया तो भी क्या कंपनी रुकी थी? नहीं सर। लेकिन आप अपने जो काम कर रहे हो उसी चीज को बेच दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब ये तो देखो बात, अगर कंपनी अपने कोर असेट्स को भी बेचने के लिए तैयार है, सोचो कंपनी अपने कोर असेट्स को बेच रही है, रॉ मटेरियल बिक रहा, फिनिश गुड्स बिक गया, मतलब फिनिश गुड्स डेटर को या सेल करना इज डिफरेंट थिंग, अपन ने निकाल दिया स्क्रैप में, इसका मतलब कंपनी को बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है, क्योंकि तब तक इंसान नहीं बेचता। कोर करंट असेट्स का मतलब अपना घर। इंसान पहले सारा सामान बेच देगा घर का, लेकिन घर नहीं बेचता सर। घर बेचने की नौबत आई यानी कि आप बैंकरप्ट होने वाले हो, आपको बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है। वैसे ही रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स और ये सब जब बेचा जा रहा है मार्केट में स्क्रैप में किसी और को, इसका मतलब आपकी कंपनी बहुत ही ज्यादा नुकसान में है। इफ अ कंपनी इज रेडी टू रेज कैश बाय सेलिंग इट्स कोर करंट असेट्स, दिस इंप्लाइज दैट कंपनी इज इन डायर सिचुएशन और क्लोज टू बैंकरप्सी। एग्जाम्पल्स ऑफ कोर करंट असेट्स आर रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, कैश इन हैंड एंड एट बैंक। अब बैंक में तो कैश रखा है, वो तो करंट असेट्स कोर है ही आपका, लेकिन डेटर,
ये देखो, नॉन कोर असेट्स का मतलब नेचुरल रिसोर्सेज, बॉन्ड्स, ऑप्शंस एंड सो ऑन। ठीक है सर, एक क्वेश्चन देखते हैं बस इस पे और आपका ये वाला पार्ट खत्म। ध्यान देंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस अंडर द 3 मेथड्स सजेस्टेड बाय द टंडन कमिटी। आपको लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स, अदर करंट लाइबिलिटीज और बैंक बोरोइंग दी हुई है। तो टोटल करंट लाइबिलिटीज कितनी है? ये दो, 160। बाकी बैंक बोरोइंग आपका करंट लाइबिलिटी में नहीं आएगा। करंट असेट्स में अगर आप देख रहे हो तो इस सारे रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, रिसीवेबल और अदर करंट असेट्स, तो टोटल आपका 510 का हो गया। द टोटल कोर करंट असेट्स भी आपको 200 लाख का दिया हुआ है। नहीं दिया होता ना, नहीं दिया होता तो हम टोटल करते रॉ मटेरियल की, वर्क इन प्रोग्रेस की, फिनिश गुड्स की, इन दो की नहीं करते फिलहाल। अगर दिया हुआ कहीं कहीं पे रिसीवेबल भी हो सकता है कोर करंट असेट्स, बट ठीक है, आप अभी टोटल नहीं करेंगे क्योंकि टोटल ज्यादा आ रही है। क्वेश्चन में जो दिया है उसको पहले लो। तो तीनों मेथड के अंदर में हमको निकालना है। सबसे पहले आप मुझे बताओ करंट असेट्स कितने हैं सर आपके। मैं बोल दूं 510 लाख का करंट असेट्स है, ये जो यहाँ पे दिखा हुआ है, और उसके बाद में करंट लाइबिलिटीज कितने हैं? 160 लाख की, जो मैंने अभी निकाली। ठीक है, तीनों हिस्से में निकाले, तीनों केस में हम निकाल रहे हैं। ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 1, यूनिट 6, फर्स्ट मेथड, maximum permissible bank finance is equal to 75% of the current assets minus current liabilities. सेकंड मेथड में फॉर्मूला इज मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। सेकंड मेथड में सिर्फ करंट असेट्स का 75% लिया जाता है माइनस करंट लाइबिलिटी। सो 75% 510 का माइनस 160, 382.5। 222.5। अब ध्यान देना, फर्स्ट मेथड से सेकंड मेथड में आपका फाइनेंस कम हो गया, 262 से 222 हो गया। थर्ड मेथड, %75 ऑफ करंट असेट्स माइनस कोर करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। सिंपल, 75% ऑफ 510 माइनस 200 माइनस करंट लाइबिलिटी कितनी? 160 की। $510 माइनस 200 माइनस 510 माइनस 200 करोगे तो 310 का 75% आता है। अबे यार मेरा ना कुछ भी बटन दब जाता है। 232 माइनस 160 अगर आप करोगे तो दैट 72.5 आएगा। सो यू कैन सी ग्रेजुअली कोर करंट असेट्स की वैल्यू गिर रही है, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। अब एक और चीज, मैं क्लासिक चीज बताता हूं आपको, ठीक है, ध्यान देना। आपके बुक्स में ऑलरेडी बैंक की बोरोविंग्स 250 लाख की है, जबकि आपको अलाउड पहले मेथड के हिसाब से 262.50 है, और उसके हिसाब से देखा जाए तो उसमें से 250 आप पहले ही लेके बैठे हो। अब ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि सर अभी आप ले लो 262.50, लोन में चढ़ा लो, फिर से यही बैलेंस शीट दिखा दो करंट असेट्स, तो फिर से और लोन मिलते जाएगा। ऐसा नहीं होता, ये मैक्सिमम इतना आपको मिलना चाहिए। और अगर आपने कुछ लेके रखा है
तो वो माइनस होएगा। यानी अगर पहले मेथड के हिसाब से बैंक से पैसे लेने जाते हो तो आपको सिर्फ 12.5 लाख रुपए और मिलेंगे, क्योंकि 250 लाख आप पहले ही ले चुके हो। प्रॉब्लम है सेकंड और थर्ड मेथड में, जहां पे आप ज्यादा लेके बैठे हो, ये दिख रहा है। मतलब आपको तो कुछ भी नहीं मिलेगा, रिजेक्ट हो जाएगा आपका लोन एप्लीकेशन जो भी होगा, क्योंकि 222 ही आपको अलाउड है जब 250 लेके बैठे हो, 72 ही अलाउड है जहां पे 250 लेके बैठे हो। आ रही क्या बात समझ में? ये है सर मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। क्वेश्चन ने हमको सिर्फ इतना ही निकालने बोला। अगला वाला पार्ट जो मैंने आपको बताया ना 12.5 लाख का, वो शायद एग्जाम में आ सकता है आपके, क्योंकि एग्जाम में अगर कुछ ट्रिक खेलनी है तो ये तरीका बहुत ही अच्छा है। दिस इज व्हाट द एंटायर यूनिट 6 ऑफ द फाइनेंसिंग ऑफ द वर्किंग कैपिटल इज। थ्योरी थोड़ा सा है, ये वाला पार्ट जो मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस या टंडन कमेटी का है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, जो आपने सीखना था। सो इसके साथ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट खत्म होता है और इसी के साथ पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट खत्म होता है। कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है कि एफएमई को कैसे पढ़ना चाहिए आपने, किस तरीके से आप रैंक ला सकते हैं, किस तरीके से आप एग्जाम्शन ला सकते हैं। ये सारे वीडियोस मैं यहाँ पे नहीं, लेकिन यूट्यूब पे ज़रूर अपलोड करूँगा, क्योंकि ये सारे वीडियोस ऐसे हैं जो बाकी लोगों को भी फ़ायदा देंगे। तो मेक श्योर आप यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको पता चलते रहे क्या क्या मेरे अपडेट्स हैं। इसके बाद में ईमेल आईडीज़ पे मैं आपको अपडेट्स देते रहूँगा। आपको जो मटेरियल मिल रहा है ये टाइम टू टाइम बदलते रहेगा। जहाँ पे भी मुझे लगता है 2 महीने बाद में कि ये क्वेश्चंस ऐड करने चाहिए, तो मैं क्वेश्चंस ऐड करूँगा। तो यहाँ पे मैंने पूरे टाइम पे जो भी मटेरियल आपको दिखाया होगा, सिर्फ इसलिए नहीं, पहले चैप्टर से लेकर आखिरी चैप्टर तक, तो ज़रूरी नहीं आपके पास में वैसा मटेरियल हो। थोड़ा भी मटेरियल चेंज मिला, इसका मतलब ये मटेरियल अपडेट हुआ है। तो चिंता करने के बजाय खुश हो जाओ कि आपको अपडेटेड चीज़ें मिल रही है साथ साथ में। तो कोई भी लेक्चर के या कोई भी चैप्टर के एंड में अगर मैं बोलता हूँ कि हाँ हम खत्म कर रहे हैं, और उसके बाद में भी हो सकता है आपको कुछ लेक्चर्स मिल जाए, क्यों? क्योंकि ये बाद में रिकॉर्ड करके फिर से डाले हुए हैं। तो आई विल मेक श्योर कि आपको अपडेटेड कंटेंट मिलता रहे टाइम टू टाइम। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से थ्रू आउट, एंड आई थिंक दिस इज द टाइम वी नीड टू से गुड बाय। एफएम खत्म हो गया, इकोनॉमिक्स है आपका। अब आपने पहले इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा और एफएम बाद में खत्म किया होगा, या एफएम पहले पढ़ के अब इकोनॉमिक्स चालू करने जा रहे हो। तो अगर इकोनॉमिक्स चालू करने जा रहे हो तो इट्स ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। स्टे कनेक्टेड, बिकॉज आई एम गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ थिंग apart from FM Eco, and you will be excited to know everything about it. All the best for your exams, and I will be happy that you clear your exams and come into CA final as soon as possible, because CA final में फिर से हम मिलने वाले हैं। Bye bye.